सोचो, एक बात सोच के देखो कि मतलब यार तुम कभी बैंक जाओगे ना, तो एकदम ध्यान से अगर बैंक वाले बोलते हैं ना कि भाई तुम फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो या कोई इंटरेस्ट में पैसा लगा दो या कुछ भी बोलते हैं ना, बिल्कुल भाई उन लोग का बात मत सुनना। तुम्हें जो बैंक में तुम्हें जो ठीक लगता है वही करना, अपना पैसा सेविंग्स में रखना या करंट अकाउंट में रखना और ट्रांसफर करना। ये कोई बैंक का कोई स्कीम में मत डालना भाई। कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट सब ये सब एकदम मतलब मैं आपको जो भी कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी अगर आप लास्ट तक सुनते हो ना, तभी आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। किसी का 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिनटों में खत्म हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पे। वो भी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं, यस बैंक से। तो चलते हैं, सुन लीजिए, स्टोरी काम आएगा। सोचिए, सोचो अगर तुम्हारे तुम्हारी लाइफ की सारी सेविंग्स एक दिन में जीरो हो जाए, ना कोई वार्निंग, ना कोई फ्रॉड का डाउट, बस एक मैसेज आता है आपके सारे पैसे वाइप आउट हो गया है। ये कहानी है कुमार अवस्थी की, एक रिटायर आर्मी ऑफिसर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दी और रिटायरमेंट के बाद उनको पूरा लाइफ सेविंग ले लिया सिस्टम में। ठीक है। उनके एक फैमिली फ्रेंड था जो यस बैंक में ब्रांच मैनेजर था। उन्होंने एक स्पेशल स्कीम बताया, सुपर एफडी, सीनियर सिटीजन्स के लिए। फीचर्स क्या बताया गया? 5 साल का लॉक इन। ठीक है, 5 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा और 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। सेफ लाइक एफडी पे, तो एफडी तो सेफ होता है, सबको पता है। फिर फिक्स डिपॉजिट आपका सेफ रहता है क्योंकि उसमें फिक्स्ड है आपका डिपॉजिट, आपका पैसा को कोई छुएगा नहीं, एकदम फिक्स्ड होता है। सुनने में परफेक्ट डील लग रहा है ना। कुमार जी ने 1.36 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब रियल ट्विस्ट यहाँ आता है, 3 साल बाद एक मैसेज आता है, आपका बोनस राइट ऑफ हो गया है, माने पैसा जीरो। क्यों? क्योंकि उनका पैसा एफडी में गया ही नहीं था। पहली बात, असल सच क्या था बताऊं? वो एक्चुअली इन्वेस्ट हुआ था एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स में, एटीआई बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं, 81 बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये एफडी नहीं होता है, ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें बैंक का कैपिटल का पार्ट होता है। बैंक भी इसमें, बैंक जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअली आपका पैसा ही होता है, बैंक इन्वेस्ट करता है। और इसमें और सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर बैंक डूबा गया तो आपका पैसा भी जीरो हो सकता है। तो यस बैंक उस समय कोलैप्स हो गया। जब यस बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में गया तो आरबीआई ने रेस्क्यू प्लान बनाया, लेकिन आरबीआई ने 81 बॉन्ड्स को खारिज किया, राइट ऑफ कर दिया। उसका जो जितना भी इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल था, इन्वेस्टमेंट था, सब खत्म, जीरो। क्योंकि भाई एक तो तुम बर्बाद हो चुके हो, उसमें तुम्हें मदद करेंगे तो थोड़ी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का कोई देखेगा, बस तुम्हें बचाया गया। तो आरबीआई ने यस बैंक को बचाया, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट सब बची। तो ये स्कैम कैसे हुआ? इसको बोलते हैं मिस सेलिंग। अभी सुनना अच्छा से, इसे कहते हैं मिस सेलिंग। बट ऑनेस्टली ये एक लीगल स्कैम है, क्योंकि एफडी बोल के रिस्क की प्रोडक्ट बेचा जाता है, रिस्क हाइड कर दिया जाता है, सीनियर सिटीजन को एक्चुअली टारगेट किया जाता है। और सिर्फ ये एक ही केस नहीं है, रियल इंडिया में कहाँ मतलब क्या क्या ही बताऊं, मतलब क्रेडिट कार्ड स्कैम। ठीक है, वो आपको फोन करेंगे कि आपको कॉल बंद करना है, फिर आपसे डिटेल्स लेंगे और उसके बाद आपके घर पे क्रेडिट कार्ड भेज देंगे और आपके नाम पे बहुत सारा बिल भर देंगे कि आपको इतना अमाउंट का क्रेडिट कार्ड मिला, ये हुआ है, ये सब हुआ है। और आप यूज नहीं करोगे तो आपको एनुअली चार्ज देना होगा, फिर क्रेडिट कार्ड का ये चार्ज, वो चार्ज, मंथली चार्ज, जीएसटी, मतलब बहुत पैसा लूटने के लिए। तो एक और सीन था, सीनियर सिटीजन लूट। ये भी हुआ था, 80 साल के आदमी को 12 इंश्योरेंस पॉलिसी टोटल 62 लाख का बेचा गया। और एक और लूट था डॉक्टर के, जिसमें वन टाइम 70 लाख का प्रीमियम था। ठीक है, जिसे 5 बार करना था, टोटल 4 करोड़ भरना था। एक वर्कर केस से क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड बताकर दिया गया, जिसमें बिल आया तो 97,000, मतलब समझ रहे हो ना वर्कर्स का। तो बैंक एम्प्लॉइज ऐसा क्यों करते हैं? अभी पॉइंट पे आते हैं। अब सब बोलेंगे एम्प्लॉय गलत है, बट ट्रूथ ये है, प्रॉब्लम सिस्टम में।
बैंक दो तरीके से काम करता है। पहली बात, एक तो इंटरेस्ट इनकम, लोन देके, जैसे बैंक का कमाई कहाँ से आता है, तो आपको लोन देके आप जो लोन पे इंटरेस्ट दोगे तो उससे बैंक का काम चलता है। और दूसरा है नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, ठीक है। ये सब जब बैंक आपको देते हैं तो बैंक आपसे पैसा लेते हैं ना, तो पैसा लेते उससे भी काम चलाता है। लेकिन यहाँ से आता है इजी मनी, ठीक है। लेकिन शॉकिंग डाटा ये है, शॉकिंग डाटा एक बात बताऊं, इंडिया का जो टॉप बैंक है ना, HDFC वगैरह हो गया, सिर्फ एक साल में 21,000 करोड़ कमाया। पता है कैसे? कमीशन से, ठीक है। कुछ पॉलिसीज का कमीशन, जैसे कि कोई पॉलिसी, कोई प्रीमियम आप भरते हैं, उसके बाद 1 लाख का है, इन्वेस्ट करो 1 लाख, तो बैंक को तुरंत उसका कमीशन मिल जाता है 65,000। मतलब आप समझ रहे हो ना, बैंक का भी कमीशन बहुत होता है। कोई भी चीज में, लोन पे गाड़ी लेते हो या कुछ, बैंक क्यों आपको, मतलब अच्छा, एक कंपनी को बैंक क्यों फायदा देगा कि ठीक है तुम सेल करो, मैं पैसा भरूंगा। जब आप गाड़ी लेते हो ना तो ऑलरेडी बैंक पैसा भर दिया होता है, और तब आप बैंक को पे कर रहे हो तो उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ तो बैंक कमाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रेशर, एम्प्लॉय जो वहाँ बैंक में काम करता है उसका मतलब एक डेली टारगेट वो लोग को दिया जाता है क्रोर्स में, वो भी कि आप 10-15 पॉलिसी हर महीने बेचो, ठीक है। और वीकेंड तक उन्हें वीकेंड में भी काम कराया जाता है, और अगर वो टारगेट मिस किए गया तो उनको गाली दिया जाएगा, अब्यूज किया जाएगा, ट्रांसफर दे दिया जाएगा, जॉब लॉस में उनका जॉब एक तरह से खतरे में आ जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बेचारा एम्प्लॉय मजबूरी में ना वो आपको झूठा मूठा का केस, झूठ मूठ का कुछ भी मतलब चीज सेल कर देगा, मिस सेलिंग, फेक प्रॉमिस, फ्रॉड। सबसे ज्यादा तो यार इंसेंटिव, उनका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब जितना बेचोगे उतना कमाओगे, वो हिसाब से कोई नहीं पूछता है कस्टमर के लिए सही है या नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो भाई, कमीशन मॉडल को चेंज करो। जैसा सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, सेबी का क्या काम होता है, सेबी का काम होता है कि कंपनी, कोई कंपनी जितना भी चल रहा है वो लीगल है कि नहीं, लेकिन नहीं ना, कोई एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी है नहीं, उसका नाम पे काम चल रहा है, तो सबसे भी देखता है कोई कंपनी मोनोपोली ना करे, कोई कंपनी का एक दबदबा ना रहे, सब में सब ठीक ठाक रहे। तो वैसे ही इसमें भी होना चाहिए। फिर वन टाइम कमीशन होना चाहिए, ठीक है। वन टाइम कमीशन कम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म अर्निंग ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर प्रोडक्ट पे लिखो बैंक को इतना कमीशन मिलेगा। RM का रोल चेंज करो, सेल्समैन नहीं एडवाइजर बनाओ, ठीक है। RM को सेल्समैन नहीं एडवाइजर बनाओ। फिर तुम क्या सीख सकते हो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। स्पेशल FD, गारंटी, हाई रिटर्न, सर बस फॉर्मेलिटी है, हमेशा चेक करो प्रोडक्ट FD है या बॉन्ड। रिस्क है, रिस्क क्या है, कैपिटल सेफ है या नहीं। कुमार अवस्थी ने अपनी देश को दी सिक्योर रिटायर, लेकिन सिस्टम ने उनसे वो भी छीन लिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है। नेक्स्ट टाइम बैंक जाओ, कस्टमर मत बनो, स्मार्ट कस्टमर बनो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो आइडिया आया होगा इससे, कुछ भी नहीं तो कम से कम जब बैंक जाते हो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अगर 50 लाख, करोड़, 10 लाख, तो फिक्स डिपॉजिट जब कराते हो तो वो जो फॉर्म देते हैं ना, वो फॉर्म 2-4 आदमी से पढ़ाओ कि भाई ये फिक्स डिपॉजिट के लिए है कि कुछ और के लिए। नहीं तो सबसे अच्छा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो, CA को, या कोई इकोनॉमिक्स, या कोई टीचर, कोई पढ़ा लिखा, बैंक के लोगों के अलावा। फॉर्म लेके घर चले जाना, 10 आदमी से पढ़ाना, 2-4 दिन टाइम लेना, वकील से पढ़ाना सारा चीज, और बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करना कि ये फिक्स डिपॉजिट के नाम पे आप ले रहे हो, फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। लगने से जब फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो उस समय तुम क्या करना कि कुछ लिखित में तो वो देंगे नहीं, ठीक है। तो तुम वीडियो कुछ अपने जुगाड़ से बना लेना, ठीक है ना। तो ये सब कर लेना। और अगर तुम्हारे ज्यादा अमाउंट है जो बैंक को फायदा दे रहा है तो तुम लिखित में बैंक से ले लेना, ठीक है। नोटरी वोटरी करा लेना कोर्ट में जाके। तो ये सब देख लेना, यही जरूरी होता है।
जय हिंद।